दोस्तों, आज हम सुश्रुत संहिता में वर्णित योग्या विधि के ऊपर चर्चा करते हैं। ये सुश्रुत ने बेसिकली जो लर्निंग के स्टेप्स बताए हैं वो 4 प्रकार के स्टेप्स होते हैं। पहला है अधिगत तंत्र, यानी कि जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर एक टेक्स्ट का होता है, वो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड है उपासित तंत्रार्थ, जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसके अर्थों का पूर्ण रूप से जानना। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर व्यवस्था में कौन सा अर्थ है उस अर्थ को जानना। जैसे कि मान लिया जाए एक शब्द है रस, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। रस का अर्थ टेस्ट भी है, रस का अर्थ स्वरस भी है, रस का अर्थ पारा भी है और रस का अर्थ क्वाथ भी है। रस जल के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, रस मूत्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है और अनेक उसके मीनिंग होते हैं। तो उनकी बारे में जानना ये सेकंड स्टेप है कि जो शब्द है उसका एक्चुअल अर्थ क्या है। तीसरा स्टेप है फिर प्रैक्टिकल। ये दो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थे, इसके बाद आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। उसमें है दृष्ट कर्मणा, यानी कि जो कर्म है उनको होते हुए देखना। और फाइनली जो चौथा स्टेप है वो है कृत योग्या, एक पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट परफॉर्म करने से पहले उसके जैसी सादृश्य वस्तुओं के ऊपर, डमीज़ के ऊपर उन प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस करना, जिससे कि हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो सके और जब हम प्रोसीजर करने एक्चुअल पेशेंट के ऊपर जाएं तो वहाँ मोह को प्राप्त ना हो, कोई एप्रीहेंशन ना हो और प्रॉपरली हम उस चीज़ को कर सकें। तो ये चौथा उपाय है। उसके बाद ही फिर फाइनली हम विशिखा यानी कि चिकित्सा कर्म मार्ग में प्रवेश करें। तो ये जो 4 फोल्ड मेथड है लर्निंग का, इस मेथड के लिए जो चौथा और अंतिम जो उपाय है उसको योग्या कहा जाता है। योग्या का जब डल्हण ने बेसिकली अर्थ बताया है वो है सम्यक कर्म अभ्यास, यानी कि जितने भी कर्म हैं उनका सम्यक यानी कि उचित प्रकार से अभ्यास करना। जैसे बैंडेजिंग है फॉर एग्जांपल, तो डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर बैंडेज अप्लाई करने से पहले उसके जैसे कुछ डमी या पुस्तमय पुरुष के ऊपर यदि हम उन सारी बैंडेजेस का, जितने टाइप ऑफ बैंडेजेस सुश्रुत या वाग्भट में बताए गए हैं, उनका अभ्यास कर लें तो जब रोगी पे वो प्रैक्टिस किया जाएगा तो वो कार्य बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये योग्या का अपना एक महत्व है। तो सबसे पहले क्या है, सुश्रुत से अधिगत सर्वशास्त्रार्थम अपि शिष्यम योग्याम कार्येत। शास्त्र के सभी अर्थों को जानने के बाद भी, जैसे हमने सभी अर्थों को बेसिकली जान लिया है, उसके बाद योग्या करनी चाहिए। पुराने ट्रेडिशन में, जो उस समय का ट्रेडिशन था, उसमें ये इतना साइंटिफिकली ये लगता है कि वो लोग डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर अभ्यास करने से पहले उसके जैसे अन्य चीज़ों के ऊपर अभ्यास करने के लिए कहते थे। ये बहुत ही साइंटिफिक अटायर है लर्निंग की एक प्रोसेस का। और स्नेहादिषु छेद्यादिषु, स्नेह आदि कर्म और छेदन आदि कर्म के ऊपर योग्या करने के बाद कर्म पथम उपादिशेत, उसके बाद ही एक्चुअल कर्म को करना चाहिए। सुश्रुत ने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को बराबर का महत्व दिया है। सुश्रुत से सुबहुश्रुतो अपि अकृत योग्यम, ऐसा स्टूडेंट्स जिसने शास्त्र को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है, लेकिन योग्या नहीं की है, कर्मों की प्रैक्टिस नहीं की है, कर्मस्व अयोग्यो भवति, ऐसा छात्र कर्म करने में अयोग्य सिद्ध होता है क्योंकि उसने वो चीज़ें करी ही नहीं है। तो यहाँ पे नट शैल में सुश्रुत ने जो किस किस चीज़ के ऊपर योग्या करनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे नटशैल में बताया है। सबसे पहले जो अष्टविध शस्त्र कर्म हैं, 8 प्रकार के जो शस्त्र कर्म हैं, उनके में जो सबसे पहला शस्त्र कर्म है वो है छेदन,
छेदन का अर्थ होता है किसी चीज़ को द्विधा भूतम यानी कि दो भागों में बांट देना, किसी चीज़ को पूर्ण रूप से काट देना, उसके पीसीज में काट देना, उसका कोई पीस बचे ना, अलग कर देना। तो इसलिए दलहन उसको कहते हैं छेदनम द्विधा भूतम। छेदन योग्य करने के लिए, ताकि जब हम किसी टिश्यू को अलग करें वो टिश्यू उसके एक परफेक्टली प्लेन में जाए, जिग जैग ना हो, तो इस प्रकार से जो छेदन की योग्य है वो जो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो फ्रूट्स हैं, जैसे कि कद्दू है, लौकी है, खीरा है, इस प्रकार से, तो सुश्रुत सेज पुष्प फल, अलाबू, कालिंद, त्रपुस, एरवारू, करकारू प्रभृति, ये सारे कुकुरबिटेसी फैमिली के द्रव्य हैं। बेसिकली डिफरेंट टाइप की गॉड्स हैं। उनके ऊपर छेद्य विशेष यानी कि छेदन या काटने का अभ्यास करना चाहिए, सीधा इंसिजन लगा के, सीधे स्ट्रेट, वो उसमें कोई भी जिगजैग ना हो, उल्टा सीधा ना कटे, उस पर छेदन योग्य करनी चाहिए। और उसी पे उत्कर्तन, उत मैंने ऊपर की ओर, ऊर्ध्व, उत जो शब्द है वो ऊर्ध्व के रूप में प्रयुक्त होता है, ऊपर की ओर काटना और नीचे की ओर काटना, अपकर्तन, दोनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नीचे से ऊपर की ओर काटना, ऊपर से नीचे की ओर काटना। ये सभी इन जो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो द्रव्य हैं, ड्रग्स हैं या जो गॉड्स हैं, उनके ऊपर प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है भेदन। भेदन मुख्यतया विद्रधि में किया जाता है। विद्रधि के कोई पस फील्ड कैविटी है, वहाँ पे बेसिकली भेदन का अभ्यास किया जाता है। तो ऐसी अवस्था में उसके जैसा हम क्या बना सकते हैं? तो सुश्रुत ने कहा है कि धृति या बस्ती, कोई एक जो है ऐसी धृति या चमड़े की बनी हुई एक बैग ले लें, लेदर बैग कोई ले लें, और लेदर बैग में बेसिकली प्रसेवक एक चीज़ होती है जिससे पानी पहले छिड़कते थे गाँव में, वो लेदर का बना हुआ एक थैला होता था। तो उसमें जो है कीचड़ और पानी मिला दीजिए। तो जब कीचड़ और पानी मिश्रित हो जाएगा तो वो पस के जैसा उसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। उसके ऊपर हमको भेदन या इंसिजन लगाना चाहिए जिससे कि वो पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो जाए। तो ये भेदन की योग्य है, यानी कि जिस तरीके की बॉडी में एब्सिस कैविटी बन रही है उसके जैसा ही, उसके जैसा हम यहाँ पे एक जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे भेदन की बात आ गई। भेदन के बाद आती है फिर लेखन। लेखन का मतलब होता है स्क्रैपिंग। किसी भी पैथोलॉजी को, सपोज स्किन के ऊपर कोई उठा हुआ एक चीज़ है तो उसको धीरे धीरे करके स्क्रैप करना, हटा देना वहाँ से, उसको लेखन कहा जाता है। तो लेखन जो योग्य है वो है सरोमणी चर्मण्य आतते, सरोमणी चर्मण्यम आतते लेख्यस्य। ऐसी चर्म, किसी भी एनिमल की चमड़ी ऐसे ले लीजिए जिसके ऊपर रोम हो, तो और उसको आतत यानी कि खींच करके, स्ट्रेच करके उसके ऊपर लेखन का अभ्यास करना चाहिए, उन रोमों को वहाँ से निकालना चाहिए। उसके बाद लेखन के बाद आती है फिर वेधन। वेधन मतलब पंक्चर करना किसी चीज़ में, वो वेधन होती है। तो वेधन के लिए क्या करना चाहिए? मृत पशु सिरा, जो मरे हुए पशु हैं उनकी सिरा में, क्योंकि बेसिकली नॉर्मली जो एक अलाइव पर्सन है उसकी डायरेक्ट सिरा में प्रैक्टिस करने से पहले हमको मृत पशु की सिराओं पे इसका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरा उसी के सदृश होता है कमल नाल, जो उत्पल यानी कि कमल की जो नाल होती है उस पे भी हम ये कर सकते हैं वेदन की योग्य। तो उसमें पर्टिकुलरली हमको पता लगेगा कि जब पंक्चर होते हैं तो कैसी फीलिंग होती है कि वो अंदर की ओर निडल चली गई है बेसिकली। उसके बाद आता है ऐषण। ऐषण का मतलब होता है किसी एक कैविटी में अंदर की तरफ प्रोब डाल करके ये पता लगाना कि वहाँ पर कोई फॉरेन बॉडी इस तरीके की चीज़ है या अंदर की तरफ कोई साइनस ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए सुश्रुत ने जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल बताया है वो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है घुणोपहत कास्ट, यानी कि ऐसी लकड़ी जिसमें घुण लग गया हो। तो जब लकड़ी में घुण लग जाता है तो वो एक साइनस के जैसी स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाती है। तो घुणोपकास्ट, वेणु यानी कि बाँस, नल नाली, शुष्का अलाबू मुखेश्व,
जो सूखी हुई लौकी होती है उसमें भी डिफरेंट टाइप के चैनल्स अंदर बन जाते हैं। इसी प्रकार से बाँस के अंदर की तरफ जो है, और या नल जो के जो पंचतृणमूल का द्रव्य है उसमें भी इस प्रकार की जो है अंदर की तरफ एक टनल टाइप कह लीजिए या साइनस टाइप कह लीजिए वो बन जाता है। तो वहाँ पे हम एषणी डाल के देख सकते हैं कि कैसे हमको एषणी को मूव करना है। फोर्सफुली नहीं डालना है, जैसे जैसे वो घूमता है आगे उसी हिसाब से हमारा हैंड का कोऑर्डिनेशन हमको वहाँ पे स्थापित करना है, तो वो एषण की योग्य है। इसके बाद आता है आहरण। आहरण मैंने किसी चीज़ को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, जैसे दांत को निकालना होता है, या फिर कई बार जैसे फिकोलिट्स हो जाते हैं बॉडी में तो वहाँ से उनको निकालना होता है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स हैं उसमें क्या है, जैसे पनस है यानी कि कटहल है, कटहल के बीज हैं, बीज को कैसे एक एक करके निकालें वो है। बिम्बी है, कुंदरू जिसको कहते हैं, और बिल्व फल मज्जा, बेल के फल की मज्जा को एक्सट्रैक्ट करना है, और मृत पशु के दंत, जो मरे हुए पशु हैं उनके दांतों को एक्सट्रैक्ट करना है। ये आहार्य योग्य होता है या आहरण के लिए योग्य होती है। तो आहरण के बाद आता है फिर विश्रावण। विश्रावण किस प्रकार से, उसमें क्या करना है विश्रावण में बेसिकली, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, तो जो शालमली या सेमल का जो पट्ट होता है, फलक होता है, उसके ऊपर मधुच्छिष्ट यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता में जो मोम होता है उसको लिप्त करके और वहाँ पे जो है वो विश्रावण करना, विश्रावण की योग्य की जानी चाहिए बेसिकली। इसके बाद आता है फिर सीवन। सीवन एक बहुत महत्वपूर्ण सर्जिकल प्रोसीजर है जिसका अभ्यास लगभग सभी को करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जीवन में सूचरिंग के लिए आवश्यकता पड़ ही जाती है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। आपको चाहिए एक निडल चाहिए, एक निडल होल्डर चाहिए, या सिंपल स्ट्रेट निडल भी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो सुश्रुत ने जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल बताया है वो बताया उन्होंने सूक्ष्म घन वस्त्र, एक छोटा मोटा कपड़ा, क्योंकि पतले कपड़े में आप प्रॉपरली स्किन जैसा अटायर नहीं ला सकते, तो वो मोटा कपड़ा होना चाहिए। या आप उसके अंदर रुई भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर रुई के ऊपर गम लगा करके एक मोटा कपड़ा भी बना सकते हैं और उसमें इंसिजन लगा करके वो स्किन जैसी फीलिंग लगभग देगा। सूक्ष्म घन वस्त्रांत, तो ऐसे कपड़े के दोनों जो अंत हैं उन दोनों अंत को के नीचे सूचरिंग की प्रैक्टिस की जानी चाहिए। और या फिर जो मृदु चर्म है उस चर्म को ला करके, मरे हुए पशुओं का जो चमड़ा लेदर होता है उस पर भी ये प्रैक्टिस की जा सकती है। और इसके अलावा एक और भी, जैसे आजकल जो फॉर्म होती हैं, फॉर्म की सीट है, लेदर की सीट है, इनके ऊपर इनको पे इंसिजन लगा करके उनके दोनों कोनों को वो लगभग स्किन के जैसा ही फील देते हैं, तो वहाँ पे सीवन की योग्य बेसिकली की जा सकती है। ये तो 8 प्रकार के शस्त्र कर्मों की योग्य हो गई। इसके अलावा भी जो कर्म हैं जैसे कि बंधन है, बैंडेजिंग है, तो बैंडेजिंग में जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जो डमीज़ होती हैं, पुस्तमय पुरुष, कपड़ों से बनाया हुआ एक पुरुष के समान आकृति जिसमें हाथ पैर और ये सब सिर जैसी आकृतियाँ बनी हो, तो जहाँ जहाँ पे जो बंध बताया गया है, सिर में जो बंध है, आई पे जो है, अंगुली में जो है, जैसे फिंगर पे अगर हमको करना है तो फिंगर पे कौन सा बंध लगाना है, और इसके अलावा हथेली पे कौन सा बंध लगाना है, चेस्ट पे कौन सा लगाना है, या जहाँ जहाँ पे भी जिस जगह पे जो बंध है उसका जो है अभ्यास वहाँ पे किया जा सकता है। और तो ये डमी आसानी से अगर आप घर पे भी बनाना चाहें तो एक स्ट्रेट ऐसे पोल ले करके और उसमें एक हॉरिजॉन्टल बना करके उस पर लगभग उसी तरीके का रुई और कपड़े से एक डमी को बनाया जा सकता है। दैट इज़ नॉट ए वेरी बिग इशू। इसके बाद आता है फिर जो और सर्जिकल प्रोसीजर हैं पैरासर्जिकल, जैसे छार और अग्नि। तो मृदुसु मांस खंडेश्व, जो मृदु मांस खंड हैं जैसे मीट के जो पीसीज हैं उनके ऊपर, उनको मार्केट से ला करके उनके ऊपर छार और अग्नि के अभ्यास किया जा सकता है। छार लेपन से वो किस प्रकार से जम्बू फल वर्ण के हो जाता है वो सारा अभ्यास वहाँ पे किया जा सकता है। तो छार और अग्नि कर्म का जो अभ्यास है वो बेसिकली मीट के पीसीज के ऊपर किया जा सकता है। और इसके अलावा जैसे कर्णबंध है, कर्णबंध की जो आकृतियां हैं उसमें जैसे वहाँ पे डिफरेंट टाइप की सूचरिंग और डिफरेंट टाइप के जो बंध बताए गए हैं सुश्रुत ने, उनका अभ्यास
वहाँ पे किया जा सकता है। और इसके बाद आती है बस्ती। तो बस्ती का जो प्रयोग है यानी कि एनिमा का जो प्रयोग है, उसमें सुश्रुत ने कहा है कि उदक पूर्ण घट, जो घड़ा है वो पानी से भरा हुआ और उसके जो पार्श्व में स्रोत है, बेसिकली जहाँ से पानी बाहर निकलता है, उसके मुख में जो है बस्ती के नेत्र को डाल करके और उससे पीड़न, कितना पीड़न करना है, किस तरीके से अंदर प्रवेश करना है, इधर उधर जिगजैग ना हो, स्ट्रेट वहाँ पे प्रवेश करे, तो उसको रेक्टम के जैसा समझ करके और अंदर की तरफ जो है वो नॉट ओनली बस्ती बट उत्तर बस्ती का भी जो है अभ्यास वहाँ पे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी के बेस पर पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में डॉग सर्जरीज़ हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने वो सारी चीज़ें बंद करवा दी हैं। उसका एक महत्व भी था, जैसे कि ट्रैकियोस्टोमी आराम से की जा सकती थी। ट्रैकियोस्टोमी में एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल करके एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता था, कॉन्टीन्यूअस ईथर उनको देने के बाद बाकी सर्जिकल प्रोसीजर्स जो लोग सर्जरी सीखते थे वो कर सकते थे, जैसे कॉलिसिस्टेक्टमी है और कॉलिसिस्टेक्टमी है। इसके अलावा स्किन में इंसिजन किस प्रकार से लगाना है, और डॉग की जो बेसिकली इंटेस्टाइन्स होती हैं वो इंटेस्टाइन लगभग ह्यूमन इंटेस्टाइन के जैसी ही होती हैं। तो इस प्रकार से उसका जो अभ्यास है वो वहाँ पे बेसिकली किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंटल सर्जरी का जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली ये योग्य विधि से ही आया था, और सुश्रुत ने इसको कई हज़ार साल पहले आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली बताया था कि हम यदि कॉन्टीन्यूअस अभ्यास या प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कैटास्ट्रॉफ से, बहुत सारी प्रॉब्लम से बेसिकली बच सकते हैं। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो अगर हम किसी ऐसे योद्धा को युद्ध में ले जाके खड़ा कर दें जिसने पहले कुछ देखा न किया हो, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इसलिए पेशेंट्स पे प्रैक्टिस करने से पहले इन चीज़ों को बेसिकली ऐसे डमीज़ के ऊपर प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद सुश्रुत कहते हैं एवं आदिशु मेधावी योग्यार्हेषु यथाविधि। तो जो योग्य के लिए योग्य हैं, यानी कि जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन कर लिया, उसके अर्थ को जान लिया है, तो उनको योग्य करानी चाहिए। द्रव्येषु योग्याम कुर्वाणो, और योग्य करने के बाद न प्रमुयति कर्मसु, वो कर्म करने में मोह को प्राप्त नहीं होते, उनको चीज़ें पता होती हैं और वो आसानी से उन चीज़ों को कर लेते हैं। तस्मात, इसीलिए कौशलम अन्विच्छन, कुशलता को जानने वाले, जो मैनुअल डेक्सटरिटी अचीव करना चाहते हैं, स्किलफुलनेस अचीव करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को शस्त्र छार अग्नि कर्म में एक्सपर्टीज़ प्राप्त करने के लिए यश यत्रे साधर्म तत्र योग्याम समाचरेत, तो उनके जैसी चीज़ों के ऊपर योग्य करनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। When I was doing my PG studies at Banaras Hindu University, so there was a market, meat market, beside this BHU campus, and we used to procure the intestines and other organs, and used to perform different type of the suturings and all these things. And somehow we also prepared some dummies to carry out bandaging and all these things. So by doing that, and by involving and by learning from our ward boys and even staff nurse, we learned many new things. We never hesitated to perform any procedures with anybody, even our lab technicians. They were well versed in performing certain procedures, so we learned a lot from them. So my point is that in order to achieve the excellence in performing different type of the surgical procedure, it is always better to go for some experimental procedures, like experimental surgical procedures, and then in that way you know that the suturing practices and all these things, they can be performed while at home. And nowadays you people have the liberty to see the procedures live
on your screen on YouTube and several other mediums. There are many learning platforms nowadays, but in that era, the learning opportunities were limited by the teachers in the wards and in the experimental surgery. So this is all about the Yogya. Thank you very much.